नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित चलाई जा रही अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज का टॉपिक होगा जन आंदोलन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ। तो इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर जो विकल्प में विद्रोह दिए गए हैं इसका ड्यूरेशन देखना होगा। विकल्प ए में लिखा हुआ है सन्यासी विद्रोह। यदि हम सन्यासी विद्रोह के ड्यूरेशन को देखें तो 1763 से लेकर 1800 के बीच में 1763 से लेकर 1800 के बीच में यह सन्यासी विप्लव हुआ था। देखिए कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जहां पर 1770 से 1820 के बीच में सन्यासी विद्रोह दिखाया गया है। तो आप इन दोनों तिथियों को ध्यान में रखेंगे, लेकिन जो सर्वमान्य है वो 1763 से 1800 है। विकल्प बी में लिखा है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह की बात करें तो ये 1855 से 56 के बीच में 1855 से 56 के बीच में ये संथाल विद्रोह हुआ। अगर हम बात करें नील विद्रोह की, तो जो नील विद्रोह का ड्यूरेशन था ये 1859 से 60 के बीच में 1859 से 60 के बीच में। क्लियर है? और जो पावना विद्रोह था, पावना विद्रोह का जो ड्यूरेशन था 1873 से 76 के बीच में 1873 से 76 के बीच में पावना विद्रोह हुआ। तो ये आपने सबकी ड्यूरेशन देख ली। अब देखिए, अगर आपने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये प्रश्न सीधे सीधे गलत कराने के लिए पूछा गया था। अब कैसे? देखिए, आपसे प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ। यह नहीं पूछा जा रहा कि 1857 के विद्रोह के पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, ठीक बाद में कौन सा विप्लव हुआ। तब आपका जवाब होगा विकल्प सी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने यहां पर थोड़ी सी चूक की तो आप विकल्प ए आंसर कर देंगे, सन्यासी विद्रोह, इसीलिए इसको विकल्प ए में रखा गया है। क्लियर है? तो यह स्पष्ट हो गया कि 1857 में विद्रोह हुआ और 59 में नील विद्रोह प्रारंभ हो गया। क्लियर है? आप सबका ड्यूरेशन भी याद रखेंगे क्योंकि मैचिंग करने के लिए भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम अगर नील विद्रोह के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें तो आप सभी को यह पता है कि 1770 में कंपनी के द्वारा नील खेती को शुरू कर दिया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरह का पैटर्न सेट किया कि किसानों को बाध्य होकर इस तरह का कुछ मैकेनिज्म बनाया कानूनी तौर पर, जिसमें किसानों को बाध्य होकर घाटे की नील की खेती करनी पड़ी और वो मजबूरन अपने खाने के लिए जो अनाज है उनको तक नहीं बो पाते थे। तो इसलिए किसानों के मन में इस नीति के खिलाफ एक गुस्सा पनप रहा था, लेकिन उस गुस्से के प्रस्फुटन के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा था और वो मौका मिला नील विद्रोह के रूप में। तो याद रखिएगा 1859 से 60 के बीच में ये जो नील विद्रोह हुआ, इसको लेकर उस समय के अखबार द बंगाली में भी रिपोर्ट छपी और कहा गया कि यह सफल विद्रोह था। और अगर हम नील विद्रोह के संदर्भ में बात करें कि ये कहां पर हुआ, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक जगह है गोविंदपुर, वहां पर हुआ था। देखिए स्थान भी पूछा जाता है, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। और ये जो नील उत्पादक के लिए जो विद्रोह का नेतृत्व किया वो किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। क्लियर है? देखिए, जो फैक्ट आपको नहीं पता होगा आप अपने नोट्स में उस टॉपिक को लिखेंगे और ये फैक्ट्स नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपके पास रिवीजन के लिए ये चीजें रिटन फॉर्मेट में मौजूद रहें, और जिनको पता है उनको कोई बात नहीं। तो इस प्रकार यहां पर आपने जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी नील विद्रोह की वो देख ली। जरा अगर हम सन्यासी विद्रोह को भी यहीं पर कवर कर लें तो ये जो सन्यासी विद्रोह है इसका नेतृत्व मंजू शाह और देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो सन्यासी विद्रोह को दबाने के लिए जो श्रेय जाता है वो वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। इसको वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो सन्यासी विद्रोह है, ये विद्रोह का जो उल्लेख है वो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास आनंद मठ है उसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया। क्लियर? तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? हम लोग वन बाय वन सभी विद्रोह को कवर करेंगे। विद्रोह को कवर करने के लिए मेरा एक सजेशन आपको रहेगा कि बहुत ज्यादा विद्रोह को कवर करने के चक्कर में मत पड़िए। जितने विद्रोह पूछे जा चुके हैं उन्हीं को डिटेल में आप देख लीजिए, आपका काम आराम से हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। पूछा जा रहा है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो याद रखिएगा जो नील कृषकों की दुर्दशा थी, तो बांग्ला में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था नील दर्पण। यह पुस्तक लिखी गई थी दीनबंधु मित्र के द्वारा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। दीनबंधु मित्र की पुस्तक थी नील दर्पण, जो कि नील कृषकों की दुर्दशा पर उसको आधारित पुस्तक थी। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। तो आप सभी जानते हैं कि वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने लिखा था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और आपको यह भी पता है कि जो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी साहब द्वारा लिखा गया, इसे आनंद मठ से लिया गया है। और ये जो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी साहब का उपन्यास है,
मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो कथानक है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी। यहां पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। ये जो सन्यासी विद्रोह है इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है। सन्यासी विद्रोह मैंने आपको इसका ड्यूरेशन बताया था 1763 से 1800, और कुछ ऑथेंटिक जगह पर भी इसका ड्यूरेशन 1770 से 1820 के बीच में देखने को मिलता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। तो देखिए, ये जो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था वो था पटना। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो कहां था, पटना। अब देखिए, वहाबी आंदोलन के संदर्भ में एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो भारत में नेतृत्व कर रहे थे या इसका जो प्रवर्तक थे वो रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी थे। कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी, और कहां से संबंधित हैं, रायबरेली से। तो याद रखिएगा, रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी द्वारा भारत में इस आंदोलन का प्रवर्तक किया गया, और इसका 19वीं शताब्दी में जो मुख्य केंद्र था बहावी आंदोलन का वो कहां था, पटना में था। क्लियर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि कूका आंदोलन किससे संगठित किया गया, किसके द्वारा। तो देखिए, कूका आंदोलन की जब आप बात करेंगे तो इस बात को आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना होगा कि जो कूका आंदोलन था वो 1840 से 72 के बीच में हुआ। 1840 से 72 के बीच में, यानी 1840 से 1872 के बीच में कूका आंदोलन हुआ। देखिए, इसमें जो नेतृत्व था वो अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया, और जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है उसमें कई बार अलग अलग लोगों के नाम का जिक्र होता है। तो इस तरह की भ्रांति फैलती है कि किसका नाम याद रखा जाए। तो मैं आपको कूका आंदोलन को सरलीकृत करते हुए एक इसके पीछे का एक बैकग्राउंड बता देता हूं कहानी के रूप में, तो आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, जो कूका आंदोलन था ये एक धार्मिक आंदोलन के तौर पर प्रारंभ हुआ, और इस धार्मिक आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो सिख धर्म में प्रचलित अंधविश्वास हैं या जो रूढ़ियां हैं इनको दूर किया जाए। लेकिन जब अंग्रेजों के द्वारा पंजाब पर अधिकार किया गया तो उसके बाद ये आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिणत हुआ। क्लियर है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की जो शुरुआत है वो भगत जवाहर मल के द्वारा की गई, और ये जो भगत जवाहर मल हैं इनका उस समय साथ दिया था इनके शिष्य बालक सिंह ने। तो याद रखेंगे, पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल और उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुआ। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो भगत जवाहर मल हैं इनको सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जब 1863 में इन्होंने प्रारंभ कब किया, 1840 में, और जब 1863 का समय आया तो बालक सिंह की डेथ हो गई। 1863 में बालक सिंह की डेथ के बाद उनके शिष्य राम सिंह ने इस कूका आंदोलन का नेतृत्व संभाला, और राम सिंह कूका के द्वारा जो पहला नेतृत्व विद्रोह का किया गया वो था फिरोजपुर में 1869 में। ये जो राम सिंह कूका साहब हैं 1872 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है। कहां पर, रंगून। और रंगून में 1885 में राम सिंह कूका साहब की डेथ हो जाती है, और इस प्रकार से इस पूरे आंदोलन का समापन, यानी 1840 से लेकर 1872, यानी 1872 में जब इनको रंगून भेज दिया गया तो ये आंदोलन वहीं पर धराशायी। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसके आंदोलनकारी खुद के हाथ से बने वस्त्र पहनकर इस आंदोलन को करते थे। तो याद रखिएगा, यही कूका आंदोलन था। यानी कूका आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार जैसी अपनी इच्छा भी प्रकट की इस आंदोलन के जरिए। और अगर मैं एक बात और बाबा राम सिंह कूका से कोरिलेट कर दूं, कूका आंदोलन के अलावा बाबा राम सिंह कूका के द्वारा नामधारी आंदोलन भी चलाया गया था। ये जो नामधारी आंदोलन है इसमें महिलाओं को समानता दिलाना, जो शराब जैसी चीजें हैं उनको निषेध करना, यानी मद्यपान का निषेध करना, वृक्षों की पूजा करना, जो गौ मांस है उन पर निषेध लगाना, इस तरह की सारी चीजें नामधारी आंदोलन में थी जिससे जुड़े हुए थे बाबा राम सिंह कूका। क्लियर। तो इतनी बातों को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 6 का आंसर कर लेते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया, तो आपका यहां सीधा जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन को संगठित किया गया था। क्लियर। प्रश्न संख्या 6 का यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि कूका आंदोलन की नींव कहां पर पड़ी। तो याद रखिएगा, कूका आंदोलन की जो नींव पड़ी थी वो कहां पर, पंजाब में। और अब तो आप पंजाब के भी हिस्से को बता सकते हैं कि पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका। तो याद रखिएगा, ये जो पागलपंथी विद्रोह था ये गारों का विद्रोह था। ठीक है, गारो क्या है, गारो एक जनजाति है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो पागलपंथी विद्रोह है वो गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह है।
और याद रखिएगा ये जो पागलपंथी विद्रोह है ये भी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, उसके द्वारा इसको चलाया गया पागलपंथी विद्रोह को। और अगर हम बात करें कि इसको किसके द्वारा चलाया गया पागलपंथी विद्रोह को, तो याद रखिएगा उत्तरी बंगाल के करम शाह थे। क्या नाम था? करम शाह। ठीक है, तो करम शाह के द्वारा जो है इस पागलपंथी विद्रोह को चलाया गया। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर गारो जनजाति से संबंधित है पागलपंथी विद्रोह। प्रश्न संख्या 8 का बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो मैंने भी आपको बताया कि पागल पंथ की जो स्थापना है वो किसने? करम शाह ने की थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो याद रखिएगा यहां पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ये जो दादू मियां हैं ये फराजी विद्रोह के नेता थे। अब देखिए फराजी विद्रोह के पीछे एक बैकग्राउंड है, जरा उसको समझिए। देखिए ये जो फराजी लोग थे इन्हीं के द्वारा फराजी विद्रोह चला। और ये फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के एक हाजी थे जिनका नाम था सरियतुल्लाह। क्या नाम था? सरियतुल्लाह। देखिए यहां पर लिखा भी है, हाजी सरियतुल्लाह के ये लोग अनुयायी थे। ठीक है, यानी बंगाल के फरीदपुर के एक हाजी सरियतुल्लाह के द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया जिसके अनुयायी थे कौन? ये लोग फराजी लोग। और इन्हीं सरियतुल्लाह के पुत्र का नाम था दादू मियां। क्लियर? और दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने के लिए योजना बनाई और ये विद्रोह जो प्रारंभ किया गया ये इन्हीं के अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। और लास्ट में आप देखेंगे कि इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं ये बहावी दल में सम्मिलित हो गए थे। क्लियर? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो फराजी विद्रोह है इसको दादू मियां अर्थात मोहम्मद मोहसिन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो दादू मियां का मूल नाम था वो था मोहम्मद मोहसिन। तो हो सकता है कि दादू मियां की जगह पर मोहम्मद मोहसिन लिखकर प्रश्न पूछ ले, तभी आप सतर्क रहेंगे इस फैक्ट को जानकर। क्लियर? अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि फराजी कौन थे? अब देखिए पूछा जा रहा है कि किसके अनुयायी थे। अब देखिए अगर हमने प्रश्न 10 को ही एक्सप्लेन नहीं किया होता तो ये प्रश्न 11 अगर वो एक्सप्लेनेशन आपने नहीं सुना तो ये प्रश्न आप गलत कर देंगे, क्योंकि सीधे आप जैसे देखेंगे दादू मियां तुरंत आप टिक कर देंगे बी विकल्प को, तो वहीं तुरंत गलत हो जाएगा। यहां पर ए विकल्प सही होगा, हाजी सरियतुल्लाह के अनुयायी थे। यहां पूछा रहा है कि फराजी कौन थे, तो याद रखेंगे फराजी सरियतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है, और सरियतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल में अंग्रेजों को हटाने के लिए योजना बनाई। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन का नेतृत्व किया वो कहां पर किया? तो याद रखिएगा बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो नेतृत्व किया वो केरल में किया। तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प ए सही हो जाएगा, केरल में। देखिए ये जो विद्रोह हुआ था इसको कहा जाता है बेलू थम्पी विद्रोह। ये जो बेलू थम्पी विद्रोह था ये त्रावणकोर केरल में हुआ था और बेलू थम्पी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र का जो रामोसी कृषक जत्था है किसने स्थापित किया था? तो देखिए यहां पर दो बातें हैं, एक तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की को स्थापित करना और दूसरा है रामोसी विद्रोह। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी, वासुदेव बलवंत फड़गे। देखिए ये जो वासुदेव बलवंत फड़गे थे इन्हीं के नेतृत्व में बंबई प्रेसिडेंसी में जो रामोसी जनजाति थी इन लोगों को संगठित किया गया, इनको प्रशिक्षित करके एक लड़ाकू बल के रूप में बदला गया और जिस लड़ाकू बल का नाम दिया गया रामोसी कृषक जत्था। क्लियर हो गया? तो इसका स्थापना किसके द्वारा? वासुदेव बलवंत फड़गे के द्वारा। और ये जो वासुदेव बलवंत फड़गे हैं इनका जो ड्यूरेशन वो 1845 से 83 तक। ठीक है, तो ये पूरी बात आप ध्यान रखेंगे, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो रामोसी विद्रोह हुआ ये पश्चिमी घाट में हुआ था। कहां हुआ था? पश्चिमी घाट में। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 का डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए पश्चिमी घाट में जो जाति रहती थी रामोसी जाति, इन्हीं लोगों के द्वारा मिलकर 1822 में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह को किया था। तो ये भी बात याद रखेंगे कि 1822 में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह को किया था पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों के द्वारा। क्लियर? तो पूरी बात याद रखिएगा। अगला देखिए, और रामोसी कृषक जत्था अगर पूछा जाएगा तो वासुदेव बलवंत फड़गे का नाम आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? देखिए ये जो गडकरी विद्रोह का केंद्र है इसको समझने से पहले ये समझिए कि गडकरी लोग हैं कहां। तो देखिए नितिन गडकरी साहब के नाम से तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जो गडकरी लोग हैं ये मराठों के किले में काम करने वाले एक वंशानुगत कर्मचारी थे। और जब मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली होने लगी और मराठा सेना ने उन्हें सेवा मुक्त कर दिया, तब उनकी जमीनों पर जब हस्तक्षेप भी होने लगा
तब उन्होंने विद्रोह किया, जिसको 1844 में कोल्हापुर के विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र में कोल्हापुर में है। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे कि जो गडकरी विद्रोह का केंद्र था वो कहां था? कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे, गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। और ये लोग कौन थे? ये लोग मराठों के किले में काम करने वाले वंशानुगत कर्मचारी थे। अब यहां पर एक चीज देखिए, ये जो गडकरी विद्रोह है ये कब शुरू हुआ? तो गडकरी विद्रोह 1844 में। कब? 1844 में। यहां पर अगर नेतृत्व की हम लोग बात कर लें तो याद रखिएगा, गडकरी विद्रोह का जो नेतृत्व है दाजी कृष्ण पंडित ने किया। किसने? दाजी कृष्ण पंडित ने किया था। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। और इन लोगों ने मिलकर समनगढ़ और भूदरगढ़ किले को भी जीत लिया था। ठीक है, तो इतनी बात आप गडकरी विद्रोह के संदर्भ में याद रखिएगा। और इसका संबंध कहां पर? केंद्र कोल्हापुर, महाराष्ट्र। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 16 पूछा जा रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह जनजातियों ने किया उनका नाम क्या है? अब देखिए, मानव बलि प्रथा पर जब निषेध लगाया तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किया वो किसने किया था? तो याद रखेंगे, खोंद जनजाति ने। किसने? खोंद जनजाति ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 16 का आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। खोंद जनजाति ने जब मानव बलि पर निषेध लगा तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 17 पूछा जा रहा है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में किसने किया था? तो याद रखिएगा, ये जो कोल विद्रोह है 1831-32 में जो नेतृत्व किया था वो बुद्धू या बुद्धू भगत ने किया था। इनको कई जगह बुद्धू भी लिखा जाता है और कई जगह बुद्धू भगत लिखा जाता है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 का ए विकल्प सही हो जाएगा। कोल विद्रोह का 1831-32 में नेतृत्व बुद्धू भगत जी के द्वारा किया गया था। अब यह प्रश्न उठता है कि जो कोल विद्रोह हुआ था ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखिएगा, कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। और ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए विद्रोह में सर्वाधिक प्रभावी विद्रोह माना जाता है। फिर यह भी प्रश्न आपको जानना आवश्यक है कि ये जो कोल विद्रोह हुआ इसके पीछे रीजन क्या था? तो याद रखिएगा, भूमि संबंधी जो असंतोष था उसके कारण छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। और याद रखिएगा, ये जो कोल विद्रोह था ये मुंडा जनजाति का विद्रोह था। इसमें हो जाति ने भी पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? तो इतनी बात आप यहां पर कोल विद्रोह के संदर्भ में याद रखेंगे। और अगर मैं बात कर लूं कि ये किस एरिया को कवर करता है तो ये बेसिकली झारखंड के सिंहभूमि, पलामू और मानभूमि के इलाके में विस्तृत था। क्लियर? तो इतनी बात आप यहां पर कोल विद्रोह के संदर्भ में याद रखेंगे। और नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18 पूछा जा रहा है कि ये जो बघेरा विद्रोह है ये कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा, ये जो बघेरा का विद्रोह था ये कहां पर हुआ था? बड़ोदरा में हुआ था। कहां पर? बड़ोदरा में हुआ था। और ये जो बघेरा विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1818 में। तो याद रखिएगा, 1818 में बघेरा जो विद्रोह हुआ ये कहां पर? बड़ौदा, यानी जो वर्तमान में बड़ोदरा कहते हैं वहां पर हुआ था बघेरा विद्रोह। याद रखिएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए, संथाल विद्रोह के बारे में तो ड्यूरेशन हम लोगों ने पहले ही प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में देख लिया था कि 1855 से 1856 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 19 का बी विकल्प आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। 1855 से 56, यहां पर प्रश्न संख्या 19 का डी विकल्प सही होगा। 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह। अब देखिए, जरा यहां पर संथाल विद्रोह के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये विद्रोह काफी पॉपुलर है और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। देखिए, संथाल विद्रोह को लेकर एक अभी हाल ही में दिवस भी मनाया गया जिसको काफी चर्चा में लाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो था हूल दिवस। कौन था? हूल दिवस। और ये कब मनाया गया? तो ये झारखंड सरकार द्वारा 30 जून को हूल दिवस। ये जो हूल दिवस है ये संथाल विद्रोह दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, हूल दिवस और ये 30 जून को। अब यहां पर संथाल विद्रोह के संदर्भ में एक बात और याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो इसमें सिद्धू और कान्हू जो भाई थे इनके द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और याद रखिएगा, ये जो संथाल विद्रोह था ये भागलपुर क्षेत्र में ये हुआ था 1855 में। और संथाल विद्रोह को जो दबाने का श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? तो मेजर बारो को। किसको? मेजर बारो को। देखिए, जिस तरह से मैंने आपसे बताया था कि सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग को जाता है, उसी तरह आप याद रखेंगे कि संथाल विद्रोह को दबाने का जो श्रेय है वो मेजर बारो को जाता है। क्लियर? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो संथाल विद्रोह था ये किस क्षेत्र को कवर करता है, तो संथाल विद्रोह जो था ये जो पश्चिमी झारखंड, पूर्वी झारखंड, याद रखिएगा पूर्वी झारखंड में जो राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र है वहां पर ये संथाल विद्रोह हुआ था, पूर्वी झारखंड के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में। और इसके लिए एक टर्म प्रयोग होता है जिसको कहा जाता है दामिन ए कोह। दामिन ए कोह। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि दामिन ए कोह से संबंधित कौन सा विद्रोह है? तो याद रखेंगे संथाल विद्रोह। देखिए, ये जो दामिन ए कोह है इसका अर्थ होता है पहाड़ियों का किनारा, और इसी राजमहल पहाड़ी की बात हो रही है। तो यानी पूर्वी झारखंड के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में ये संथाल विद्रोह हुआ था। तो आपने यहां पर संथाल विद्रोह का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। क्लियर है? अब आयोग को प्रश्न पूछने दीजिए। प्रश्न संख्या 19 का डी विकल्प सही हो जाए। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 20
पूछा जा रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी आपको मैंने बताया कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था, तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 21। पूछा जा रहा है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो देखिए, किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेजर बारो को। क्लियर है? तो याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो 1855 का जो संथाल विद्रोह था, इसको दबाने के लिए किसको भेजा गया था? मेजर बारो को। और जो सेना भेजी गई थी मेजर बारो के नेतृत्व में, इनको संथालों ने हरा दिया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे, यहां पर प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो देखिए, यहां पर जो विद्रोह दिए गए हैं, इसमें जो घटना महाराष्ट्र में घटी थी वो थी पहला ही भील विद्रोह। याद रखिएगा, ये जो भील विद्रोह है ये कहां पर घटित हुआ था? महाराष्ट्र में घटित हुआ था। याद रखिएगा, ये जो भील है ये एक आदिम जाति है जो कि पश्चिमी तट पर खान देश में रहती थी। क्लियर है? और 1818 से 31 के बीच में इन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किया था उसको भील विद्रोह के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये ड्यूरेशन क्या था? 1818 से 31 के बीच में। और कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में। इसलिए प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ, इसको लेकर उस समय जो कंपनी के अधिकारी थे वो ये कहते थे कि ये जो विद्रोह है इसको पेशवा बाजीराव द्वितीय और उसके प्रतिनिधि त्रियंबक काजी के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। ठीक है? तो ये भी आरोप लगता था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि उलगुलन विद्रोह जो है ये किससे जुड़ा था? तो याद रखिएगा, ये जो उलगुलन विद्रोह था ये जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। देखिए, आप सभी को पता है कि जो मुंडा विद्रोह था उसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। और अगर हम बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं तो इनको जगत पिता भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत पूछा गया है। या इनको धरती आबा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बिरसा मुंडा को जगत पिता और धरती आबा कहा जाता है। और इनके विद्रोह को, जो बिरसा मुंडा के द्वारा जो विद्रोह किया गया मुंडा विद्रोह, इनके विद्रोह को उलगुलन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, उलगुलन विद्रोह क्यों कहा गया? क्योंकि ये इसको महाविद्रोह कहा गया, इसीलिए एक टर्म प्रयोग हो गया उलगुलन। उलगुलन का मतलब होता है महाविद्रोह, यानी ऐसा विद्रोह जिसमें खूब हलचल हुई। ठीक है? इसीलिए इसको नाम दिया गया उलगुलन। ठीक है? तो ये बात यहां पर याद रखेंगे। तो आप उलगुलन विद्रोह को किससे कोरिलेट कर लेंगे? बिरसा मुंडा से, यानी जगत पिता से। यानी जगत पिता के अलावा इनको क्या कहते हैं? धरती आबा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है उनका नाम क्या है? तो अभी चर्चा हो गई, बिरसा मुंडा। तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाए। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 25। पूछा जा रहा है कि जो बिरसा मुंडा साहब थे इनका कार्यक्षेत्र क्या था? तो याद रखिएगा, बिरसा मुंडा साहब का जो कार्यक्षेत्र था ये रांची से लेकर भागलपुर तक था। कहां तक? रांची से लेकर भागलपुर तक था। और इनके जो विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? कि जो जनजातीय समुदाय है उसमें एक समाज सुधार करना और ब्रिटिश सत्ता को इन जनजातियों के ऊपर किसी भी प्रभाव से दूर रखना। ठीक है? ये बिरसा मुंडा साहब के विद्रोह करने का मूल कारण था। तो इनका जो कार्यक्षेत्र है वो क्या आप कहेंगे? रांची से लेकर भागलपुर तक। तो इस आधार पर प्रश्न संख्या 25 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 26। पूछा जा रहा है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो याद रखिएगा, यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, ठक्कर बापा। तो याद रखेंगे, जनजातीय लोगों के संदर्भ में जो आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था? ठक्कर बापा ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 26 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 27। पूछा जा रहा है कि हौज विद्रोह का ड्यूरेशन क्या था? तो देखिए, हौज विद्रोह लिखा है या हो विद्रोह? याद रखेंगे, 1820 से 1821 के बीच में हौज अर्थात हो विद्रोह हुआ था। और अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि ये जो हौज या हो विद्रोह था इसका केंद्र कहां था, तो याद रखिएगा, बिहार का जो संथाल परगना था वही हौज या हो विद्रोह का केंद्र था। तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे आप। तो प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1820 से 21 के बीच में, यानी यहां पर विकल्प सी आपका आंसर हो जाए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 28। पूछा जा रहा है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, ये जो खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1874 में। फिर ये प्रश्न उठ सकता है कि खैरवार जो आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसके नेतृत्व करता थे भागीरथ मांझी। कौन थे? भागीरथ मांझी। तो खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में? तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, 1874। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 29। पूछा जा रहा है कि संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे संभल की, तो याद रखिएगा यहां पर आपको नाम याद रखना होगा सुरेंद्र साई का। तो जो संभलपुर की गद्दी के प्रबल दावेदार थे वो थे सुरेंद्र साई। और वहां पर ब्रिटिश विद्रोही
का ये नेतृत्व कर रहे थे, तो इसलिए आप यहाँ पर संबल में जो ब्रिटिश विद्रोह का नेतृत्व करता थे उसको आप सही टिक करेंगे सुरेंद्र साई, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 29 का। क्लियर है? अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में आपसे पूछा जा रहा है कि एका आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा ये जो एका आंदोलन था इसका प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर इन जिलों के जो किसान थे इनके द्वारा एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 30 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच इन इलाकों के किसानों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगर ड्यूरेशन पूछ ले तो एका आंदोलन का जो ड्यूरेशन है वो 1921 से 22 के बीच, 1921 से 22 के बीच में। और याद रखिएगा ये जो एका आंदोलन का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि जो निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलने का निर्णय वही इसके विद्रोह का मूल कारण था। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 31। पूछा जा रहा है कि 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ वो कहां पर हुआ। तो याद रखिएगा 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था ये केरल के मालाबार क्षेत्र में। कहां पर? केरल के मालाबार क्षेत्र में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 31 का सी विकल्प सही हो जाएगा। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। क्लियर? तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। देखिए यहां पर डी विकल्प में असम लिखा हुआ है। असम का भी एक विद्रोह है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी मैं यहीं पर कोरिलेट कर दे रहा हूं। असम में एक विद्रोह हुआ था जिसको कहते हैं अहोम विद्रोह। क्या कहते हैं? अहोम विद्रोह। ये असम में हुआ था। ये जो अहोम विद्रोह था असम का ये 1828 से लेकर 1833 के बीच में हुआ था। और अगर आपसे ये पूछ ले कि अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो याद रखिएगा गोमधर कुंवर के द्वारा। किसके द्वारा? गोमधर कुंवर के द्वारा इस अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। देखिए इसके संदर्भ में भी कुछ बात जान लीजिए कि जो गोमधर कुंवर के द्वारा ये अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया गया था ये 1828 से 30 तक था। उसके बाद इनको कैद कर लिया गया तो ये रुका। उसके बाद फिर से एक नेतृत्व देने का प्रयास किया गया रूपचंद के रूप में। लेकिन रूपचंद के नेतृत्व में योजना तो तैयार हुई लेकिन जब तक इसका क्रियान्वयन होता तब तक 1833 में जो उत्तरी असम पर अंग्रेजों का कब्जा था जिसको लेकर ये अहोम विद्रोह हुआ था उसी उत्तरी असम के प्रदेश पर एक महाराजा परदर सिंह को वो शासन सौंप दिया गया। तो जब महाराजा परदर सिंह को उत्तरी असम के प्रदेश का क्षेत्र मिल गया तो उसके बाद ये अहोम विद्रोह ठंडा हो गया। क्लियर? तो इतनी बात आप यहां पर असम के अहोम विद्रोह के संदर्भ में भी याद रखिएगा। और याद रखिएगा 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। ठीक है? तो और 21 में ही 21-22 में एका विद्रोह भी हुआ था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर के किसानों के द्वारा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति की प्रारंभ किस क्षेत्र में किया गया। तो देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध जो भीलों द्वारा क्रांति का प्रारंभ किया गया था वो किस जगह पर किया गया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कहां पर? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और ये जो भीलों का जो विद्रोह था ये मैंने इसका ड्यूरेशन आपको बताया है। कहां? 1818 से 31 के बीच में। 1818 से 1831 के बीच में ये भील विद्रोह हुआ था। देखिए अगर हम भीलों के निवास स्थान की बात करें इस आदिम जाति की तो भीलों का जो निवास था वो पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र में था। ये मैंने बताया भी आपको है। और अगर हम बात करें कि इसका क्षेत्र कहां पे था इस क्रांति का तो याद रखिएगा महाराष्ट्र और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी भील विद्रोह था। तो इसलिए प्रश्न संख्या 32 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ड्यूरेशन याद रखेंगे 1818 से 1831 के बीच में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33। पूछा जा रहा है कि ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा ये जो ताना भगत आंदोलन था ये झारखंड के इलाकों में हुआ और उतरा उरांव ने इसका प्रारंभ 1914 में किया था। कब किया था? 1914 में। तो इसलिए प्रश्न संख्या 33 का यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। 1914 में झारखंड में ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने प्रारंभ किया था, वर्तमान झारखंड में। ठीक है? तो यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा 1914। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 34। पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले जो पहले जनजाति नेता माने जाते हैं वो कौन है? उनको कहा जाता है जदुनांग। क्या कहते हैं? जदुनांग। यहां पर जो नाम लिखा गया वो लिखा गया जोड़ा नांग। तो इसका जो पॉपुलर नाम आप पढ़ने को देखेंगे वो जदुनांग है। ठीक है? तो जोड़ा नांग भी इसको सिमिलर मानते हुए आप यहां पर विकल्प बी को आंसर करेंगे। याद रखेंगे जदुनांग है या इसको जोड़ा नांग भी याद रखिएगा। क्लियर है? और ये जो अगर पूछा जाए कि ये इनका क्षेत्र क्या था जदुनांग का तो याद रखिएगा ये जो जदुनांग साहब थे ये मणिपुर के नागा जनजाति के एक अग्रणी नेता थे। ठीक है? तो ये गांधी जी के और उनके विचारों से काफी प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता माने जाते हैं जदुनांग। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि इनमें से वो प्रथम नेता कौन थे जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। तो देखिए जो मजदूर आंदोलन को संगठित करने की बात है उसमें जो अग्रदूत माने जाते हैं वो नारायण मेधाजी लोखंडे। क्या नाम था? नारायण मेधाजी लोखंडे।
देखिए इन्हीं के शॉर्ट फॉर्म को कहा जाता है एन.एम. लोखंडे। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि नारायण मेघाजी लोखंडे, जिनका शॉर्ट नाम है एन.एम. लोखंडे, इनको भारत में जो मजदूर आंदोलन है उसका अग्रदूत कहा जाता है। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनका सही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। देखिए इन्हीं कारणों से मैं कह रहा था कि आप जो भी विद्रोह पढ़ रहे हैं इसका ड्यूरेशन भी आप याद रखते हुए चलेंगे। देखिए बिना दबाव के विद्रोह को लेकर काफी लोग बहुत दबाव में रहते हैं कि ये प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। मैं ये प्रश्न इस तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं कि अब आपका यहां से प्रश्न कोई गलत ना होने पाए, ठीक है, और बहुत बर्डन भी ना रहे कि बहुत फैक्ट्स आ जाएं ताकि आप पहले ही प्रेशराइज्ड हो जाएं। ठीक है, जो है उसको विस्तार में अच्छे से देख लीजिए ताकि यहां से कोई प्रश्न आपका गलत न होने पाए। चलिए हम लोग यहां पर कालानुक्रम को व्यवस्थित कर लेते हैं। ज्यादातर विद्रोह इसमें जो उल्लेखित है वो आप देख चुके हैं। देखिए सबसे पहला नाम लिखा हुआ है नील विद्रोह का। तो नील विद्रोह जो था इसी से तो शुरुआत हुई थी पहले प्रश्न की, और आपने देखा था कि 1859 से 60 के बीच में, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अगर नहीं किए होंगे तो, 1859 से 60 के बीच में ये नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। और आपने ये पढ़ा था कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में ये नील विद्रोह हुआ था, और इसको लेकर तमाम बातें मैंने आपसे बताई थी। दूसरा लिखा हुआ संथाल विद्रोह, इसका भी खूब पोस्टमार्टम हुआ था संथाल विद्रोह का, और आपने देखा था कि इस संथाल विद्रोह दिवस को हूल दिवस भी मनाते हैं 30 जून को। और ये जो संथाल विद्रोह था 1855 से 56 के बीच में हुआ था, और जो नेता के तौर पर आप देखते हैं वो सिद्धू और कान्हू थे। फिर उसके बाद दक्कन दंगे दिए गए हैं। याद रखिएगा ये जो दक्कन दंगा है ये 1875 से कोरिलेट होता है। कब से? 1875 से, याद रखेंगे इसको, ठीक है। और सिपाही विद्रोह लिखा चौथे में, तो सिपाही विद्रोह का मतलब 1857, ठीक है। तो ये आपने यहां पर देख लिया। तो अगर मैं इसका ड्यूरेशन सेट करूं तो यहां पर सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो देखिए यहां पर सबसे पहले आप संथाल विद्रोह 1855 से 56, तो यहां पर दूसरा पहले। फिर उसके बाद देखिए सिपाही विद्रोह 1857 में, तो यहां पर चौथा आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? नील विद्रोह 1859 से 60, जो कि सिपाही विद्रोह के जस्ट बाद, तो यहां पर आप पहला लिख लेंगे। और फिर 1875 दक्कन दंगा, जो कि फिर तीसरे में दिया गया। तो यहां पर जो कूट बन रहा है आपका 2413, 2413 के आधार पर प्रश्न संख्या 36 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36 का डी हो गया। 37 देखिए, आप यहां पर आपको मैच करने के लिए कह रहा है, और जो विद्रोह है उसको आप प्लेस के तौर पर पूछ रहा है कि किस प्लेस पर ये विद्रोह हुआ। सबसे पहले लिखा है मोपला विद्रोह। तो देखिए मोपला विद्रोह आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपसे बताया था कि मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में संपन्न हुआ था। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो मोपला विद्रोह था उस समय जो काश्तकार थे वो अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे, और जो जमींदार थे वो अधिकतर हिंदू थे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इस आंदोलन में जमींदारों के शोषण के खिलाफ जो है ये मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट में हुआ था 1921 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप ए को किससे कोरिलेट कर लेंगे? ए को आप कोरिलेट करेंगे केरल से, तो यहाँ पर ए जो होगा वो पहले से ही कोरिलेट हो जाएगा। दूसरा दिया है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह के संदर्भ में आपको पता है कि जो पावना विद्रोह हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। और कब से कब तक माना जाता है पावना विद्रोह? 1873 से 76 के बीच में। पावना विद्रोह कब से? 1873 से 76 के बीच में। तो यहाँ पर आप बी को किससे कोरिलेट कर लेंगे? तीसरे के साथ, बंगाल से। फिर लिखा है एका आंदोलन। एका आंदोलन भी आपने देखा। एका आंदोलन आपने देखा कि 1921 से 22 में उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी इन क्षेत्रों के किसानों के द्वारा जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि 50% जो अधिक लगान वसूलने की तैयारी थी उसके खिलाफ था। तो यहाँ पर एक आंदोलन को आप किससे? अवध के इलाकों से, यानी सी को चौथे के साथ। और डी में लिखा हुआ बिरसा मुंडा विद्रोह। ये जो बिरसा मुंडा विद्रोह था ये 1895 से 1900 के बीच में, बिरसा मुंडा विद्रोह जो था ये 1895 से 1900 के बीच में हुआ था, और ये क्षेत्र उस समय कहां पर था? ये बिहार में। तो यहां पर आप डी को कोरिलेट कर देंगे किससे? दूसरे से। तो यहां पर जो आपका कूट बन रहा है वो क्या बन रहा है? 1342, ठीक है, 1342। तो यहां पर आपका 1342 के आधार पर ए विकल्प से हो जाएगा प्रश्न संख्या 37 का। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। यहां पर भी आपको सूची को ही सुमेलित करना है। पूछा जा रहा है कि कुकी विद्रोह। तो देखिए कुकी विद्रोह और कोका विद्रोह में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। कोका विद्रोह को हमने डिटेल में आपको बता दिया कि 1840 से लेकर 1872 तक कोका विद्रोह हुआ था। और जो कुकी विद्रोह है ये मणिपुर और त्रिपुरा के इलाकों में, ये कब हुआ था कुकी विद्रोह? तो याद रखिएगा 1917 से 19 के बीच में, 1917 से 19 के बीच में ये कुकी विद्रोह हुआ था। और क्षेत्र कहां था? मणिपुर और त्रिपुरा। तो यहां पर जो कुकी विद्रोह का क्षेत्र दिया गया वो क्या दिया गया? त्रिपुरा। तो आप ए को कोरिलेट कर देंगे किसके साथ? चौथे के साथ। बी विकल्प में लिखा है कोका विद्रोह। तो जैसा कि मैंने अभी भी बताया, उसके पूर्व में डिटेल में बताया था कि ये 1840 से 72 के क्षेत्र में ये कहां पर हुआ था कोका विद्रोह? तो मैंने आपसे बताया था पश्चिमी पंजाब में। तो यहां पर आप
कोका विद्रोह को पंजाब से कोरिलेट करेंगे, और मैंने बताया था कि इसकी शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल यानी सियान साहब ने की थी अपने शिष्य बालक सिंह के साथ मिलकर, और बाद में इसको ज्वाइन किया था राम सिंह कोका साहब ने। तो इस तरह से आपने कोका विद्रोह पूर्व में डिटेल में देखा है। तो यहाँ पर बी को आप पहले के साथ, सी विकल्प में लिखा है पावना कृषक विद्रोह। तो देखिए पावना कृषक विद्रोह जो था वो अभी आपने पढ़ा है 1873 से 76 के बीच में, और ये पावना विद्रोह मैंने बताया था कि बंगाल में हुआ था। तो यहाँ पर आप सी को किससे कोरिलेट कर लेंगे, दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और डी में लिखा हुआ बिरसा मुंडा विद्रोह, इस पर भी अभी चर्चा हुई कि बिरसा मुंडा विद्रोह जो था ये 1895 से 1900 में, और उस समय का जो क्षेत्र था वो था बिहार का क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आप डी को जो कोरिलेट करेंगे वो तीसरे के साथ करेंगे, और जो आपका कोड बनेगा 4123, 4123 ऑप्शन देखिए 4123, यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील खेती का ह्रास हुआ। तो देखिए नील विद्रोह में तो आपने डिटेल देखा था 1859 से 60 के बीच में। देखिए जो नील की खेती का ह्रास होने का जो मेन कारण है 20वीं शताब्दी में, वो ये था कि इस समय इसको लेकर नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी। कहाँ पर, यूरोपियन कंट्रीज में। यानी यूरोपियन कंट्रीज में जो कृत्रिम रंगों का डेवलपमेंट हुआ उसने भारतीय नील उद्योग का बंटाधार कर दिया। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर जो बी विकल्प आप देख रहे हैं कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में ये जो है इसका खात्मा हो गया था भारतीय नील खेती का। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 39 का बी विकल्प आप सही करेंगे। और फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि जर्मनी में जब डाई बनी तो उसने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर एक प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। पूछा जा रहा है कि बेल्लोर का जो विद्रोह है किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो याद रखिएगा जो बेल्लोर का विद्रोह था वो हुआ था जॉर्ज बार्लो के में। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 का डी विकल्प सही हो जाएगा। जॉर्ज बार्लो के समय में बेल्लोर का युद्ध हुआ था। ठीक है, देखिए ये बेल्लोर का युद्ध क्या है। देखिए 806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज में जब हस्तक्षेप होने लगा तो बेल्लोर में एक विद्रोह कर दिया, उसी को बेल्लोर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ये उस समय कौन था गवर्नर जनरल, तो जॉर्ज बार्लो। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 41। पूछा जा रहा है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ। तो ये तो प्रश्न रिपीटेड है, इस पर चर्चा हो चुकी है कि ये जो खैरवार आदिवासी आंदोलन है ये 1874 में हुआ। और मैंने आपको बताया था कि खैरवार आदिवासी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो भागीरथ मांझी साहब के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 41 का आपका सही जवाब होगा विकल्प ए। क्लियर, यहाँ पर ए विकल्प 1874। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42। पूछा जा रहा है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साझा कारण मुहैया कराता है। यानी ये पूछ रहा है कि जो 19वीं शताब्दी में ये कई जनजाति विद्रोह देखने को मिले, इसका कारण क्या है, एक साझा कारण। पहला लिखा है कि भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाए जाना, तो ये भी एक कारण था। अगला कह रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, तो ये भी कारण था। अगला कह रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलिए के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, तो ये भी कारण था। डी विकल्प में पूछ रहा है कि जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, ये भी सही है। अब देखिए यहां पर कहीं नहीं लगा नहीं है, और यहाँ चारों स्टेटमेंट जो हैं ये जनजातीय विद्रोह से कोरिलेट कर रहे हैं। अब आपको एक ऐसे विकल्प की तरफ पहुंचना होगा जो इसमें सबसे ज्यादा स्टैंड करे कि वो सबसे ज्यादा साझा कारण शब्द लिखा हुआ है, यानी जो ऐसा कारण हो जो हर एक जनजातीय विद्रोह में एक कॉमन कारण हो। तो सीधी सीधी बात है कि जब जनजातीय समुदायों को उनकी भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया जाएगा तब सबसे ज्यादा विद्रोह होगा। तो देखिए नई प्रणाली लगी, ये भी एक कारण था, विदेशी हस्तक्षेप भी कारण था, बिचौलियों का इंटरफेरेंस ये भी कारण था। लेकिन जब ऐसी आप भूमि संबंधी व्यवस्था को डेवलप करेंगे जिससे कि जनजातीय समुदाय से वो भूमि उनके हाथ से जाने की स्थिति में हो, तो ये एक जनजातीय विद्रोह का एक साझा कारण में एक सबसे मजबूत कारण है। तो यहाँ पर आप डी विकल्प के साथ जाएंगे। क्लियर, यहाँ प्रश्न संख्या 42 का डी विकल्प सही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, किस आयोग का प्रश्न है, हाँ यूपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा गया। प्रश्न अपने आप में बता रहा है कि ये यूपीएससी लेवल का ही प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43। पूछा जा रहा है कि तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ, किसके नेतृत्व में। तो देखिए ये जो तेभागा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1946 से 47 में, ये बंगाल में किसानों का आंदोलन था, ये तेभागा आंदोलन। और ये तेभागा क्यों कहा गया, क्योंकि जो लगान की दर थी वो 1/3 करने के लिए ये संघर्ष था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था तेभागा आंदोलन। ठीक है, और ये किसानों के नेतृत्व में लड़ा गया, तो इसलिए आपका प्रश्न संख्या 43 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तेभागा आंदोलन 1946-47 में बंगाल में किसानों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कृषक नेता कौन थे उस समय तेभागा आंदोलन के दौरान, तो नाम याद रखिएगा भुवन सिंह और कंपा राम सिंह। भुवन सिंह और कंपा राम सिंह का नाम आप तेभागा आंदोलन से जोड़कर याद रखेंगे। देखिए यहां हमने आपको बताया कि 1/3
जो लगान दर पर कार्य करने के खिलाफ था, यानी यहाँ पर जो जोतदार थे और बटाईदार के बीच का ये आंदोलन था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 43 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इस प्रकार यहाँ पर जो जनजातीय आंदोलन जन विद्रोह था वो यहाँ पर कंप्लीट करा दिया गया। अगला जो टॉपिक है वो है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट किया जाए, क्योंकि इसमें कई सारे ईयर हैं, फैक्ट्स हैं। आप करिएगा क्या कि एक बार इस क्लास को कवर करिएगा, फिर उसके बाद इस क्लास को फिर से एक बार और कर लीजिएगा, और जो जो फैक्ट्स आपको लगे कि ये हमको नहीं पता है, ये अतिरिक्त हैं, उनको आप अलग से एक अपने नोट्स में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो आपको क्वेश्चन आंसर और प्लस साथ में वो अतिरिक्त फैक्ट्स आपको इस टॉपिक में एक अच्छी स्थिति में लाएं। तो हम लोग कल से इस आगे की सीरीज को प्रारंभ करेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से। देखिए, इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा कि बिल्कुल समय से ये कंप्लीट कराया जाएगा, लेकिन इस बात दो बातों का विशेष ध्यान होगा। एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये अपना डिटर्मिनेशन है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि ऐसा कुछ नहीं हो कि आप बहुत प्रेशर महसूस करने, आप बिल्कुल खुले मन से अच्छा लगे फील करके आप पढ़ेंगे, तो वो चीज़ आपको याद रहेगी और आपका इंटरेस्ट भी रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग कल से यहाँ से आगे करेंगे। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।